हेलो दोस्तों। एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हमारा इंडिया जीके और जनरल साइंस जो कि हमारे रेलिवेंट एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 क्वेश्चन आएंगे उसके। तो उसका आज हमारा पांचवा पांचवा लेक्चर है, जिसमें हम अच्छे क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कई क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, थॉमस कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर होगा बैडमिंटन। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले एक कप होता है, एक ट्रॉफी, चार मीनार ट्रॉफी। चार मीनार ट्रॉफी और मौलाना ट्रॉफी। चार मीनार ट्रॉफी और मौलाना ट्रॉफी ये संबंधित है भाई एथलेटिक्स से। दूसरा आता है आगा खां सुल्तान अजलान शाह। आगा खां सुल्तान अजलान शाह। इसके बाद आता है बॉम्बे गोल्ड कप। इसके बाद आता है मुरुगप्पा कप। तो ये किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये सब संबंधित है किससे? हॉकी से। तीसरा आता है डूरंड कप। फेडरेशन कप। कैन फेडरेशन कप। रॉबर्ट्स कप। संतोष कप। और इसके बाद आता है कलिंग कप। तो ये संबंधित है सारे के सारे फुटबॉल से। और एक और आता है इंपॉर्टेंट कप, होता है डेविस कप। ये ये संबंधित है लॉन टेनिस से। तो देखिए यहाँ पे थॉमस कप बैडमिंटन से। इसके बाद चार मीनार ट्रॉफी मौलाना ट्रॉफी ये एथलेटिक्स से है। आगा खां सुल्तान अजलान शाह कप, बॉम्बे गोल्ड कप, मुरुगप्पा ये सब हॉकी से हैं। डूरंट कप, फेडरेशन कप, केन फेडरेशन कप, रॉबर्ट्स कप, संतोष कप, कलिंग कप ये फुटबॉल से है। डेविस कप लॉन टेनिस से है। और जो सुल्तान अजलान शाह है ना, इसको अब तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है भाई? इसको अब तक सबसे ज़्यादा किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है ना? तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में ASLV का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो इसका इस्तेमाल किया गया था पहली बार 1987 में। ठीक है ना? और ASLV का अगर आप फुल फॉर्म देखना चाहो तो ASLV का फुल फॉर्म है ऑगुमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है ना? ये है। और इसमें एक बात ध्यान रखना, इसमें LEO, ये LEO पर काम करता है। अब आपसे पूछ ले कि LEO क्या होता है, तो ये होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट,
मतलब पृथ्वी की कक्षा के पास में होता है, वो जो इसका परिक्रमण कक्ष होता है जो बहुत नीचे होता है, ये होता है, ये ज़्यादा ज़्यादा 400 किलोमीटर तक काम करता है। ठीक है ना, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही होता है ये। तो ये पहली बार इस्तेमाल किया गया था 1987 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भारत ने डैश 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 नाम के पायलट रहित लक्ष्य हवाई जहाज़ों को डिजाइन और विकसित किया है और अपने मानव रहित हवाई वाहन यूएवी की सफल परीक्षण उड़ानें बनाई है। तो इसका क्या आएगा, इसका आएगा निशांत और लक्ष्य, निशांत और लक्ष्य, ये इसका आंसर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, निशांत और लक्ष्य। और एक बात बता देता हूँ आपको, निशांत लक्ष्य के अलावा नेत्र भी है और उल्का भी है। तो निशांत लक्ष्य के अलावा नेत्र और उल्का भी हैं। और ये सब याद रखना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे क्या हैं भैया, ये सारे के सारे यूएवी। यूएवी का मतलब क्या होता है, अनमैनड एयर व्हीकल, मतलब मानव रहित विमान। अनमैनड एयर व्हीकल मतलब क्या है, ये होता है यूएवी का मतलब मानव रहित विमान, मानव रहित विमान। ये यूएवी का मतलब होता है, जिसको आप बोल सकते हो ड्रोन, ड्रोन भी तो मानव रहित विमान ही होता है ना। ठीक है ना। और एक बात ध्यान रखना, इन सबको कौन तैयार कर रहा है, डीआरडीओ, इन सबको डीआरडीओ तैयार कर रहा है। तो याद रखना कि जो भारत सरकार के द्वारा, जो डीआरडीओ के द्वारा जो मानव रहित विमान यूएवी जो बनाए गए हैं, वो कौन कौन से, निशांत, लक्ष्य है, नेत्र और उल्का है। चलिए अगला क्वेश्चन, चिकित्सा विज्ञान के निम्नलिखित में से कौन सी शाखा यकृत के अध्ययन और उपचार से संबंधित है। तो यकृत से अध्ययन और उपचार से संबंधित, तो ये है हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी, यकृत मतलब लीवर से संबंधित, उपचार से संबंधित ब्रांच चाहिए हेपेटोलॉजी, जिसमें हम इसका अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं हेल्कोलॉजी। ये हेल्कोलॉजी, इसमें आएगा आपका अल्सर, इसमें अल्सर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना। हेट्रोलॉजी, इसमें अध्ययन किया जाता है बॉडी पार्ट में डिफरेंस को रीड करते हैं, बॉडी पार्ट में डिफरेंस को रीड करते हैं। हेल्कोलॉजी अल्सर को, हेट्रोलॉजी बॉडी पार्ट में जो होने वाले परिवर्तन है उसका अध्ययन किया जाता है। अब आता है ये गैरेंट्रिक्स, ये क्या होता है, ये ओल्ड पीपल, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनकी हेल्थ केयर से संबंधित इसमें अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, हेल्कोलॉजी में अल्सर का, हेट्रोलॉजी में बॉडी पार्ट में डिफरेंस को रीड करते हैं, और गैरिएंट्रिक्स में जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हेल्थ केयर के लिए, और हेपेटोलॉजी क्या है अपना, लीवर, यकृत के लिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत कम तापमान पर बहुत कम घनत्व वाली गैस को ठंडा करके प्राप्त पदार्थ की अवस्थाओं में से एक है। तो ये तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है, ये है। और ये एक प्रकार से डाइल्यूट गैस भी होती है, इसको हम कह सकते हैं डाइल्यूट गैस। एक प्रकार से डाइल्यूट गैस भी होती है। और एक बात ध्यान रखना, इसको कई बार एग्जाम में बोस आइंस्टीन इतना पूरा ना लिखकर सिर्फ इतना ही लिख सकता है। ठीक है ना। तो ये भी आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलूर मठ कहाँ स्थित है। तो बेलूर मठ, तो बेलूर मठ है ये वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर है भाई, ये कलकत्ता में। वेस्ट बंगाल में भी कहाँ पर है, ये कलकत्ता में है। और एक बात ध्यान रखना, बेलूर मठ को किसने बनाया था भाई, बेलूर मठ को किसने बनाया था, स्वामी विवेकानंद ने बनाया था। देखो स्वामी विवेकानंद ने 2 मठ बनाए थे। एक तो था आपका भाई, पहला तो था आपका बेलूर मठ, ठीक है ना, पहला तो था आपका बेलूर मठ, ये तो आपको पता है कहाँ बनाया है, कलकत्ता में। और दूसरा था आपका मायावती मठ। मायावती मठ इसको कहाँ बनाया भाई, उत्तराखंड में।
बेलूर मठ है कलकत्ता में, और मायावती मठ है उत्तराखंड में। इसको किसने बनवाए थे? स्वामी विवेकानंद जी ने। बहुत ही महान इंसान थे ये, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति थे। और स्वामी विवेकानंद ने 1897 में अपने गुरु पर रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, जो कि सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी ने। लेकिन अगर पूछे कि कब की थी, तो इसका आंसर 1897 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गैल्वेनीकरण के कारण जंग को रोकने के प्रक्रिया में स्टील या लोहे के लिए किसका उपयोग किया जाता है, किसकी कोटिंग की जाती है? सबको पता है, जिंक है। बहुत बार पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करेगा भाई? इसका आंसर है वेस्ट बंगाल। क्या आंसर है? वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन। ठीक है ना, वेस्ट बंगाल है। और कुछ इंपोर्टेंट देख लेते हैं जिसके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर सबसे पहले आपसे पूछे कि राइस मतलब चावल के लिए, तो सबको पता है क्या आएगा भाई? पश्चिम बंगाल आएगा। आपसे पूछ ले मान लो दालें, तो दाल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भाई एमपी में। तीसरा आपसे पूछ ले कॉफी, तो कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भाई कर्नाटक में। चौथा आपसे पूछ ले वीट मतलब गेहूं, तो इसका सबसे ज्यादा उत्पादन होता है भाई यूपी में। पांचवा आपसे पूछ ले कॉटन, तो कॉटन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है भाई? गुजरात में। और छठा आपसे पूछ ले सोयाबीन। ये सोयाबीन का क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि इंडिया में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होती है, तो ये होती है भाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? एमपी में। तो याद रखना, राइस के लिए तो पश्चिम बंगाल, दालों के लिए एमपी, कॉफी के लिए कर्नाटक, गेहूं के लिए यूपी, कॉटन के लिए गुजरात, और सोयाबीन ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है, सोयाबीन के लिए एमपी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा 92वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं थी? तो शामिल नहीं थी तो क्या है? कन्नड़। कन्नड़ ऑप्शन नंबर डी, कन्नड़। अब देखो यहाँ पे, अब जो शामिल थी ना, कौन कौन सी थी भाई? पहली तो थी भाई आपकी मैथिली, ये तो पता है आपको थी। दूसरी भाई आपको पता है बोडो, ये भी थी। तीसरी आपको पता है संथाली, ये भी थी। चौथा आता है आपका कि अब आपसे पूछ ले कि मान लो इनके अलावा और चौथी भाषा कौन सी थी जिसको भी ऐड किया गया था, तो वो थी डोगरी। ठीक है ना, डोगरी। और आपसे पूछ ले कि किस वर्ष इनको ऐड किया गया था, तो आंसर है 2003 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मिट्टी लाल रंग की होती है और तमिलनाडु, उड़ीसा और छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाए जाने वाले कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। ये नहीं शब्द नहीं आएगा यहाँ पे, उपयुक्त है। तो उपयुक्त है कौन सी आएगा भाई? लेटराइट मिट्टी। ये उपयुक्त है नहीं आएगा, बल्कि लेटराइट मिट्टी उपयुक्त है इन इलाकों में के लिए। ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ लिया क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और नोट कर लेना, ये भी एग्जाम आया हुआ क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचार के कंप्यूटर के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? मोडम, डी ऑप्शन, मोडम। इसका उपयोग किया जाता है संचार के लिए, कंप्यूटर के लिए किस उपकरण का? मोडम का उपयोग किया जाता है। और इसमें जैसे आपसे पूछ ले रिपीटर कि भाई रिपीटर क्या होता है, तो रिपीटर क्या है?
ये एक नेटवर्क डिवाइस है। नेटवर्क डिवाइस सिग्नल लंबी दूरी तय करता है। रिपीटर नेटवर्क डिवाइस सिग्नल लंबी दूरी तय करता है। और अगर आपसे पूछ लिया यहाँ पे राउटर, कि राउटर क्या होता है, ये क्या करता है, ये कनेक्टिंग मैनी कंप्यूटर, कनेक्टिंग मैनी कंप्यूटर। तो रिपीटर होता है नेटवर्क डिवाइस सिग्नल लंबी दूरी तय करता है। राउटर कनेक्टिंग मैनी कंप्यूटर, टेलीफोन लाइन के माध्यम से, जो इसका आंसर होगा मॉडेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है? तो नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और एक बात ध्यान रखना, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है ना, ये एक चीज़ के लिए और फेमस है, ये इंडिया में स्थायी बंदोबस्त के लिए फेमस है। स्थायी बंदोबस्त के लिए फेमस है। और वारेन हास्टिंग, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो ये कौन थे, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये बंगाल के पहले गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर। और एक बात ध्यान रखना, ये वारेन हास्टिंग थे, जिनके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। और इसके अलावा है लॉर्ड वेलेस्ली, ये हैं आपके सहायक संधि के लिए। ये है सहायक संधि के लिए। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसके और बता देते हैं आपके, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये सती प्रथा का अंत किया इन्होंने, सती प्रथा का अंत किया। और इसके साथ साथ ठगी प्रथा का भी इन्होंने क्या किया था, अंत किया था। लेकिन ठगी प्रथा का जो इन्होंने अंत किया था ना, उसमें इनका सबसे ज्यादा साथ किसने दिया था? कर्नल स्लीमैन ने, कर्नल स्लीमैन की सहायता से इन्होंने ठगी प्रथा का अंत किया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत, ठगी प्रथा का अंत, लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि के लिए, वारेन हास्टिंग बंगाल के पहले गवर्नर और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के समय आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त के लिए, और भारत में नागरिक सेवाओं के पिता के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सीईआर निम्न को संदर्भित करता है। तो सीईआर किसको संदर्भित करता है भाई? प्रमाणित उत्सर्जन में कमी। तो आंसर आपका प्रमाणित उत्सर्जन में कमी, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछ ले सीईआर ये क्या है? ये भाई कार्बन क्रेडिट है, कार्बन क्रेडिट से संबंधित है ये सीईआर। ये क्योटो प्रोटोकॉल से जनरेट हुआ था, और क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। तो इसका आंसर आएगा सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन, प्रमाणित उत्सर्जन में कमी। अगला क्वेश्चन है, कॉप 21 2015 के रूप में लोकप्रिय विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सबको पता होना चाहिए, और सबको पता भी है, क्योंकि ये पेरिस में हुआ था। और ये इसलिए ज़्यादा फेमस हुआ था क्योंकि यही पहला मौका था जब अमेरिका ने यहाँ से अपना नाम लिया था, अपना नाम वापस ले लिया था, ठीक है ना।
और कॉप है ना, जो इसका अर्थ क्या होता है भाई, इसका अर्थ होता है कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चांद पर इंसानों को उतारने वाला कृत्रिम उपग्रह अपोलो 11 वर्ष की अपोलो 11 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1969 में, सबको पता। लेकिन अगर डेट ही पूछे तो आएगा आपका 20 जुलाई 1969 में। ठीक है ना, लॉन्च किया गया था। यही मिशन था जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर गए थे और सबसे पहले उन्होंने ही कदम रखा था। राजीव गांधी द्वारा 1986 में नियुक्त समिति का नाम लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्था का पुनरुद्धार पर रखा गया है। तो इसका आंसर आएगा अशोक मेहता समिति। और कब थी ये? 1977। देखिए यहाँ पे पंचायती राज संस्थान के लिए जो कई समितियां बनी, तो कौन कौन सी समितियां बनी उनके बारे में लिख देता हूं मैं क्रम से। तो पंचायती राज संस्थान के लिए सबसे पहले समिति बनी थी बलवंत राय समिति। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1957 में। इसके बाद बनी थी हमारी दूसरी समिति अशोक मेहता समिति। ये बनी थी 1977 में। तीसरा आता है जीवी के राव समिति। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1985 में। चौथा आता है एल.एम. सिंघवी। ये बनी थी 1986 में। पांचवा आता है पी.के. थुंगम समिति। ये बनी थी 1988 में। तो बलवंत राय समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति 1977 में, जी के राव समिति 1985 में, एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में, अशोक मेहता 1977 में बनी थी। ये इस क्वेश्चन का आंसर भी था। और पी.के. थुंगन समिति 1988 में। ये पंचायती राज संस्था के उद्धार के लिए समितियां बनाई गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, और इन्हीं के सिफारिश पर इनमें समय समय पर नए नए प्रावधान जोड़े गए। एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के लगभग समांतर चलती है और दुनिया में जैविक विविधता के 8 सबसे हॉट स्पॉट में से एक है। इसे कभी कभी ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका आंसर है पश्चिमी घाट। बहुत ज़्यादा जैविक विविधता है यहाँ पे। ठीक है ना। और पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया। याद रखना कि ग्रेट एस्कार्पमेंट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? पश्चिमी घाट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह महिला जिसने आज़ादी की लड़ाई के लिए भारतीय महिलाओं के जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जिसे भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू इसका आंसर है। और एक बात ध्यान रखना, ये सरोजनी नायडू है ना, ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बनने वाली पहली भारतीय अध्यक्ष थी। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सबसे पहली महिला अध्यक्ष बनी थी ना, वो सरोजनी नायडू थी। कब बनी थी ये? 1925 में बनी थी। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? कानपुर अधिवेशन में। कानपुर अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू। और एक बात ध्यान रखना कि अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, लेकिन भारतीय नहीं थी वो, लेकिन भारतीय नहीं थी, तो कौन थी? तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में देना कि इसका आंसर क्या हो सकता है जो भारतीय नहीं थी। और अगर जो भारतीय थी तो वो तो सरोजनी नायडू, और पहली महिला अध्यक्ष जो भारतीय नहीं थी, तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना।
ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई के पहले लोकपाल नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस एपी शाह। ये पहले हैं, जस्टिस एपी शाह ये पहले हैं जो कि 2015 में बने थे। और अगर लेटेस्ट पूछे, लेटेस्ट बीसीसीआई के, तो लेटेस्ट कौन है भाई? वह है डीके जैन। डीके जैन ये लेटेस्ट है जो कि 2019 में है, में बने थे, लेटेस्ट है। 2015 सबसे पहले जस्टिस एपी शाह। तो उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन अच्छे लगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।